वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एक काल्पनिक रचना है और इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क पाठकों के लिए अभिप्रेत किया गया है। इसमें दिए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और दुर्घटनाएं या तो लेखक की कल्पना का उत्पाद हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग मात्र मानी जाएगी। भाड़ में जाओ, वो कहाँ से हैं? ईदान ने मानसिक जुड़ाव के जरिए अरेबेल से पूछा। हालांकि ईदान एस्मा को देखकर चौंक गया था, लेकिन उसने चुप रहना नहीं भूला। एस्मा के अचानक प्रकट होने से ईदान की तरह ही अरेबेल भी हैरान थी। तीसरा व्यक्ति जो हैरान था वो सियरा था, लेकिन उस जोड़े के विपरीत उसे सब कुछ एक साथ रखने और ये समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि वो पहले शहर और विशेष रूप से एडवेंचरर गिल्ड की शाखा में क्यों पहुंची थी। उसने स्वयं को एस्मा की जगह पर रखकर कल्पना की और महसूस किया कि उसे एस्मा जैसे विचार और निर्णय लेने में अधिक समय नहीं लगेगा। सियरा ने अपनी नज़र उस जोड़े की ओर घुमाई और उसकी नज़र में गहरी सोच झलक रही थी। वे क्या निर्णय लेंगे? ओह, मुझे बीच में बोलने के लिए खेद है, एस्मा ने जल्दी से कहा। उसे एहसास हुआ कि उसने किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बाधा डाली थी। उसने रूपांतरण करने से इनकार कर दिया और उसके पंख सबके सामने टूटकर गिर पड़े तथा एस्मा की शैली के अनुरूप एक लबादे में बदल गए, जिसका रंग उसके बालों की छाया के साथ सामंजस्य में था। वहां मौजूद लोगों में से बहुत कम लोग ही वाल्किरीज के अस्तित्व के बारे में जानते थे। सबके लिए ये बस एक विशेष उड़ान मंत्र था, जिसका वाल्किरीज जाति से कोई लेना देना नहीं था। आखिरकार वाल्किरीज एक गुप्त जाति थी जिसके बारे में केवल उच्च लोक के प्राणी ही जानते थे। चारों ओर करीब से देखने पर उसने प्रथम शहर की कई प्रसिद्ध हस्तियों को देखा, जिनमें से एक वाल्किरी भी थी जिसे वो पहले देख चुकी थी, जिसे वो ढूंढ रही थी। एस्मा उससे उस जोड़े के बारे में पूछने ही वाली थी कि तभी उसका ध्यान सियरा की उपस्थिति ने खींचा, जो नकाबपोश एक युवक के बगल में बैठी थी। बेशक उसका आश्चर्य वास्तविक था और तुरंत ही उसने एक जोड़े की खोज शुरू कर दी और उसे आश्चर्य हुआ कि वो उन्हें नहीं पा सकी। एस्मा ने भौहें चढ़ाईं और सियरा के बगल में बैठे लोगों को घूरने लगी। एक नकाबपोश युवक, एक योगिनी, एक साधारण मानव जाति की महिला और एक मानव जाति का पुरुष, उसने समूह की ओर देखते हुए बुदबुदाया। उसकी भौहें और भी गहरी हो गईं जब उसने कुछ असामान्य देखा और लुसिंडा की विपरीत उसे तुरंत समझ आ गया कि वो क्या है। और जब उसे ये एहसास हुआ तो एल्फ के बगल में बैठे दो साधारण लोग अचानक बदल गए और उसके सामने उन्हीं लोगों के रूप में प्रकट हो गए जिन्हें वो ढूंढ रही थी। हे, छोटी छोटी तरकीबें, एस्मा ने हंसते हुए कहा। सियरा का जादू जो उस पर काम कर रहा था टूट गया और लुसिंडा की तरह वो इस जोड़े को देखने में सक्षम हो गई जिसे सियरा ने दूसरों से छुपाया था। एस्मा जब उस जोड़े को देख रही थी तो अपनी खुशी रोक नहीं पाई और वहां मौजूद लोगों पर एक ऐसी प्यारी सी मुस्कान बिखेरी कि आधे आदमी तो वहीं पिघल गए। हीरो पर इसका खासा बुरा असर पड़ा। वो एक पल के लिए यूलिया को भूल गया और उसका सारा ध्यान एस्मा पर चला गया। ईदान और अरेबेल अन्य लोगों के विपरीत भयभीत थे। एस्मा उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी और ये उनकी मूर्खता होगी कि वो ये ना समझ पाएं कि एस्मा उन दोनों के साथ कुछ करने वाली थी। और सियरा से एस्मार के बारे में जो जानकारी उन्हें मिली थी, उससे एस्मा के बारे में उनकी समझ और गहरी हो गई थी। स्टोर में जो कुछ हुआ उसके बाद वो एस्मा से कोई लेना देना नहीं रखना चाहते थे। अपनी विलक्षणता और अनिश्चितता के बावजूद एस्मा को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उसने जोड़े की पहचान उजागर नहीं की। आसपास के लोगों की निगाहों से बचते हुए वो जल्दी से मेज़ के पास पहुंची और लुसिंडा की तरह व्यवहार ना करते हुए ईदान के बगल वाली खाली सीट पर बैठ गई और मुस्कुराती रही और उसे देखती रही। इस कृत्य से उसने अप्रत्याशित घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म दिया। सबसे पहले हीरो ने अंततः ईदान पर ध्यान दिया और खतरनाक तरीके से आंखें सिकोड़ी। दूसरे, अरेबेल ने लुसिंडा से एस्मा की ओर देखा। ना केवल हीरो बल्कि वहां उपस्थित सभी लोगों का ध्यान ईदान की ओर गया और वो सोचने लगे कि ये युवक कौन है जिसने इतनी आकर्षक लड़की का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। ईदान इतने सारे लोगों की निगाहों के नीचे रोना चाहता था, जिनमें से अधिकांश उसे शत्रुता से देख रहे थे। स्थिति दिन प्रतिदिन विचित्र होती जा रही थी। नायक को अब अपने अधीनस्थ की समस्याओं की चिंता नहीं थी। उसका ध्यान उसके सामने खड़ी दो खूबसूरत महिलाओं पर था, जिनमें से एक दूसरी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। तुम, हीरो ईदान की ओर मुड़ा, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, ईदान अपने प्रति इस अप्रत्याशित संबोधन से चौंक गया। मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारा नाम क्या है? नायक ने दोहराया। अरसलान, बिना सोचे ईदान ने अपने दिमाग में आया पहला नाम पुकारा। पहले तो अरेबेल आश्चर्यचकित हुई, फिर जब उसने अपने छोटे भाई का नाम सुना तो हंस पड़ी। लेकिन फिर वो अचानक रुक गई।
उसे एहसास हुआ कि उन्हें यहाँ रहते हुए पूरा 1 साल बीत गया है और उसका छोटा भाई अब सबसे छोटा नहीं रहा। अरे अरे रुको रुको, ईदान ने अचानक हीरो को टोक दिया जो कुछ कहना चाहता था। घटनाएं लोकप्रिय उपन्यासों की तरह सामने आने लगी। ईदान ध्यान का केंद्र नहीं बनना चाहता था, खासकर उन महिलाओं की वजह से जो उसकी साथी नहीं थी। उसकी बस एक ही गर्लफ्रेंड थी और वो उसके बगल में बैठी थी। हालांकि जिन सुंदरियों ने इस नायक का ध्यान आकर्षित किया उनमें उसकी वरिष्ठ सहकर्मी यूलालिया भी थी। अगर वो उससे ज्यादा ताकतवर होता तो उसके खातिर कुछ कर सकता था और उसकी मदद कर सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसका पद केवल सिल्वर था। कोई बात नहीं हीरो, पर मुझे इसमें मत घसीटो। मेरी बाईं ओर वाली महिला से मेरा कोई लेना देना नहीं है और एल्फ के साथ मेरा पूरी तरह से दोस्ताना संबंध है। मेरी पहले से गर्लफ्रेंड है और मैं उसके प्रति बहुत समर्पित हूँ। मुझे दूसरों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए आगे बढ़ो और झंडा अपने हाथों में लो। वे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं ये सिर्फ उन पर निर्भर करता है, ईदान ने एक ही सांस में कह दिया, हीरो का ध्यान खुद से हटाने की कोशिश करते हुए। ईदान नहीं चाहता था कि हीरो उसे अपनी समस्याओं में शामिल करे, लेकिन हीरो के लिए और लॉबी में मौजूद अधिकांश लोगों के लिए भी ईदान के शब्दों का कोई अर्थ नहीं था। उसने उसे पहले ही अपना निशाना चुन लिया था, चाहे ईदान चाहे या नहीं, क्योंकि हीरो की नज़र में सिल्वर रैंक का एक साधारण आदमी उसकी राय या इच्छाओं के अलावा कुछ भी नहीं दर्शाता था। उसने उसे पहले ही अपना निशाना चुन लिया था, चाहे ईदान चाहे या नहीं, क्योंकि हीरो की नज़र में सिल्वर रैंक का एक साधारण आदमी उसकी राय या इच्छाओं के अलावा कुछ भी नहीं दर्शाता था। हे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा? हीरो ने तिरस्कार से पूछा। फिर उसकी नज़र ईदान से हटकर अरेबेल पर पड़ी, जो अभी भी भूत का मुखौटा पहने हुए थी, और इसी वजह से हीरो उसका असली रूप नहीं देख सकता था। अगर वो उसका असली रूप देखता तो ईदान और बाकी लोगों को यकीन हो जाता कि हीरो भी उसमें दिलचस्पी लेगा, क्योंकि अरेबेल के असली रूप की सुंदरता वहां मौजूद सुंदरियों से कम नहीं थी। भूत के मुखौटे के कारण वो इतनी सुंदर और आकर्षक नहीं लग रही थी, और हीरो केवल अरेबेल को देखकर मुस्कुरा रहा था। और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? उसने तिरस्कार से पूछा। अरे वो तो तुम्हारे जैसे किसी के लिए बिल्कुल सही है, तुम तो वाकई कमाल के हो। अपनी गर्लफ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखना, हाल ही में अंधेरे में महिलाओं पर हमले के कई मामले सामने आए हैं, हीरो ने मुस्कुराते हुए अस्पष्टता से कहा। हीरो के साथियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उनकी बातें सुनने वाले कुछ लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। हीरो ने खुलेआम ईदान को धमकी दी, जिसका उद्देश्य अरेबेल पर हमला करना था। उसे ये एहसास नहीं था कि उसके शब्दों के क्या परिणाम हो सकते हैं। हीरो ने खुलेआम ईदान को धमकी दी जिसका उद्देश्य अरेबेल पर हमला करना था। उसे ये एहसास नहीं था कि उसके शब्दों के क्या परिणाम हो सकते हैं। हीरो की बातें सुनकर समूह का मूड अचानक बदल गया। नीमो, यूलालिया, ईदान और अरेबेल को साफ एहसास हो गया कि हीरो से अब और बातचीत का कोई मतलब नहीं है। वो उनका दुश्मन बन चुका है और उनमें से किसी एक को धमकाना सबको धमकाने के बराबर है। सियारा ने ये दृश्य गौर से देखा और उसके चेहरे से हमेशा की मुस्कान गायब हो गई। यहाँ तक कि उसका मूड भी बदल गया जब हीरो ने अरेबेल को निशाना बनाकर ईदान को धमकाया। हालांकि वो समझती थी कि अरेबेल इस दुनिया की नहीं है और उसका वंश इस दुनिया के वैल्किरीज से जुड़ा नहीं है, फिर भी वो उसे अपनी छोटी बहन मानती थी। आखिरकार अरेबेल में वैल्किरीज का खून था और सियारा के लिए यही काफ़ी था। माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। नायक ने बस मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। एस्मा, जो इस स्थिति में कुछ हद तक उलझी हुई थी, ने थोड़ा सा मुंह बनाया, लेकिन फिर कंधे उचका दिए। कोई नहीं जान सकता था कि उस समय उसके मन में क्या क्या विचार उमड़ रहे थे। ईदान इस हीरो को समझ नहीं सका। उसने साफ कर दिया कि वो इस मामले में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन हीरो ने उसे धमकाने की हिम्मत की। अरेबेल को धमकी। यदि लक्ष्य ईदान को उकसाना था तो आश्चर्य की बात है कि वो इसमें सफल हो गया। हाँ, हालांकि ईदान में कोई बेचैनी या गुस्सा नहीं दिखा, फिर भी उसके अंदर भावनाएं उमड़ रही थी। नायक को उससे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थीं। ईदान की निगाहें शांत थीं, जैसे हवा रहित दिन में झील का पानी। जहाँ तक अरेबेल की बात है, हीरो के शब्दों के बाद दोनों वैल्किरीज के प्रति उसकी सारी शत्रुतापूर्ण भावनाएं गायब हो गईं और उसका ध्यान हीरो पर केंद्रित हो गया। एक ऐसा आदमी जो प्रकट होते ही उसकी नज़र में कोई मायने नहीं रखता था। लॉबी में मौजूद दूसरी औरतों के लिए हीरो अपनी ताकत की वजह से भले ही खूबसूरत और आकर्षक हो, लेकिन उसकी नज़र में वो कुछ भी नहीं था। और अब इस किसी ने ईदान को निशाना बनाकर उसे धमकाने की हिम्मत कैसे की? उस पल अरेबेल ने पहले की तरह अपने और ईदान के रिश्ते में भेदक भावनाओं का अनुभव किया। वो जानती थी कि ऐसा तभी संभव है जब उनके बीच गहरी भावनाएं हों, और इससे उसे एहसास हुआ कि ईदान हीरो पर कितना गुस्सा था क्योंकि उसने उसे धमकाया था।
अरबेल खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सकी, लेकिन जो कुछ हो रहा था उसके एहसास ने उसकी खुशी को तुरंत फीका कर दिया। उसका मूड जितना गिर सकता था गिर गया, जबकि ईदान अंदर ही अंदर उबल रहा था। उसकी भावनाएं कठोर और ठंडी पड़ने लगी। बर्फीली वैल्करीज के वंश से प्रभावित उसका क्रूर स्वभाव अनजाने में ही उसके चारों ओर एक ठंडी आभा बिखेरते हुए अपना असर दिखाने लगा। अरबेल में आए जबरदस्त बदलावों को हर किसी ने नोटिस नहीं किया। सिर्फ 3 लोगों ने इसे साफ तौर पर महसूस किया। ये वे लोग थे जिनकी रगों में वैल्करी का खून था। वे अपनी प्रजाति के प्रति बेहद संवेदनशील थे। एस्मा और लुसिंडा इस खोज से इतने आश्चर्यचकित थे कि आइस वैल्करी का रक्त किसी दूसरी दुनिया की महिला में पाया गया था कि आश्चर्य से उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। दोनों ने तुरंत सियारा की ओर देखा, ये जानने के लिए कि वो कैसी प्रतिक्रिया देगी, और उन्हें आश्चर्य हुआ कि सियारा ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि उनकी घूरती निगाहों को देखा और मुस्कुराते हुए उनकी ओर मुड़ी। दोनों वैल्करीज के लिए ये धृष्ट मुस्कान इस बात का संकेत था कि वो पहले से ही इस महिला के वंश के बारे में जानती थी, और उन्होंने महसूस किया कि शायद यही कारण था कि वो दूसरी दुनिया से इस जोड़े की मदद कर रही थी। दोनों वैल्करीज का रवैया तुरंत बदल गया, और सियारा की तरह उनका मूड भी बदल गया जब उन्हें पता चला कि हीरो किसे धमका रहा है। हालांकि सियारा की तरह दोनों वैल्करीज समझ गए थे कि ये महिला किसी दूसरी दुनिया से थी, लेकिन वो एक वैल्करी थी। सामान्य परिस्थितियों में वैल्करीज आपस में संघर्ष कर सकते हैं और आपस में लड़ भी सकते हैं। अगर 2 वैल्करीज के बीच एक अटूट शत्रुता हो तो उनका टकराव मौत का कारण बन सकता है। हालांकि जब कोई अन्य शक्ति वैल्करीज को धमकाती है तो वे सभी अपने मतभेदों को भूलकर उसकी रक्षा के लिए एकजुट हो जाते हैं। एस्मा ने तुरंत अरबेल का साथ दिया, और अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो वो निर्णायक कार्रवाई के लिए तैयार थी। उसके लिए और कुछ मायने नहीं रखता था। इसके अलावा एस्मा को दूसरी दुनिया के एक जोड़े में निजी दिलचस्पी और व्यवसाय था। लुसिंडा के चेहरे पर एक उलझी हुई अभिव्यक्ति थी। एक तरफ वो दूसरी दुनिया से आई अपनी बहन का सामना कर रही थी, और दूसरी तरफ अपना प्यौदा जो उसे लगातार परेशान कर रहा था। अंत में उसने तटस्थ रुख अपनाने का फैसला किया, आह भरते हुए, वो किसी का भी साथ नहीं देगी, न अपने प्यौदा का, न दूसरी दुनिया से आई अपनी छोटी बहन का। निमो और यूलालिया ने भी नायक के पक्ष को गंभीरता से तलाशना शुरू कर दिया, और न केवल खुद पर बल्कि उसके आसपास के वातावरण पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। नायक की एकमात्र डायमंड श्रेणी का प्राणी था, जबकि अन्य सभी प्लैटिनम श्रेणी के थे, और उनकी संख्या लगभग 10 थी। उनके पक्ष के लिए जिसके पास एक भी डायमंड स्तर का प्राणी नहीं था, ये एक गंभीर मसला था। आखिरकार एक ही अकेला हीरो एक बड़ा खतरा था। निमो और यूलालिया सियारा और एस्मा को अपना सहयोगी नहीं मानते थे, बाहरी मानते थे, और वे सही थे। सियारा ने स्थिति पर नज़र रखने का फैसला किया और शायद आखिरी उपाय के तौर पर ही हस्तक्षेप किया। वो ये देखना चाहती थी कि हीरो के खतरे का मुकाबला करने के लिए ये जोड़ा और उसके दोस्त क्या कदम उठाएंगे। डिंग, सिस्टम ने आपके और आपके साथी के लिए एक खतरे की पहचान की है। डिंग, एक कार्य जारी किया जा रहा है। डिंग, ये कार्य सर्वोच्च उपाधि की आंशिक मान्यता से संबंधित है। इस उच्च पद के उम्मीदवार के रूप में आप इस खतरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। डिंग, स्टाफ हीरो को सजा दें, उसे समझा दें कि आपके और आपके साथी को धमकाना उचित नहीं है। डिंग, ध्यान दें, होस्ट और संभावित शत्रु के बीच विकास की श्रेणी में भारी अंतर होने के कारण सिस्टम कोई भी ऐसी कार्रवाई की अनुमति देता है जिससे कार्य पूरा किया जा सके। समय सीमा 1 दिन है। डिंग, कार्य को पूरा करने का पुरस्कार पिछले कार्यों को पूरा करने पर मिले पुरस्कारों में से किसी एक को पुनः चुनने का अवसर है, जिनमें सिस्टम द्वारा प्रतिस्थापित किए गए कार्य भी शामिल हैं। प्रत्येक होस्ट घोस्ट मास्क और एडवेंचरर किट के बीच से चुन सकता है, या प्रतिस्थापन किट से एक यादृच्छिक पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। डिंग, किसी कार्य में असफल होने का दंड 2 सक्रिय कार्यों में से एक यादृच्छिक कार्य को हटाना है, या तो केमिया का कार्य या व्यापार का कार्य। सिस्टम से अचानक आए संदेशों की एक श्रृंखला ने ईदान को थोड़ा शांत कर दिया और अरबेल को होश में ला दिया। सिस्टम ने दंपति को अप्रत्याशित आश्चर्य दिया और उन्हें सबसे उपयुक्त समय पर एक कार्य दिया। कार्य प्राप्त किए बिना भी दोनों ने हीरो द्वारा कहे गए शब्दों के बाद उसे अकेला नहीं छोड़ने का निर्णय लिया। वे स्टाफ हीरो को जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अफवाहों और अपने मालिक के प्रति उसके रवैये के कारण वो उसके बारे में कमज़ोर राय रखते थे, और अब जब वो दोनों को निशाना बना रहा था तो वे उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। ईदान और अरबेल इस कार्य को पूरा करने के मिले पुरस्कारों से विशेष रूप से प्रसन्न थे।
ईदान को घोस्ट मास्क ने सबसे अधिक आकर्षित किया और अरबेल निश्चित रूप से रैंडम प्रतिस्थापित पुरस्कारों के पूल में वांछित पुरस्कार प्राप्त करने का एक चूका हुआ अवसर था। हे एस्मा, हे सिएरा। उसी समय दोनों ने मनोमन दोनों वैल्किरीज को संबोधित किया। ईदान एस्मा की ओर मुड़ा और अरबेल सिएरा की ओर। इस प्रणाली ने उन्हें कार्य पूरा करने के लिए किसी भी साधन का उपयोग करने की अनुमति दी और दंपति ने तुरंत ही अपना ध्यान 2 डायमंड रैंक के प्राणियों की ओर केंद्रित कर लिया। साथ ही इस काम को करते हुए ईदान सोचने लगा कि वो पिछला काम कैसे पूरा कर सकता है, पवित्र दंड पर कब्जा कैसे कर सकता है। इसीलिए उसने एस्मा से संपर्क करने का फैसला किया, हालांकि वे दोनों इस परेशान वैल्किरी से कोई लेना देना नहीं चाहते थे। एस्मा और सिएरा के साथ संक्षिप्त बातचीत के बाद ईदान और अराबेल एक साथ अपनी सीटों से उठे और अपने किराए के कमरे में वापस जाने का फैसला किया। उन्हें अपने समूह के सदस्यों के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उन्होंने सिर्फ यूलिया लिया और नेमो को अलविदा कहा और कहा कि वे सबसे पहले यहाँ से चले जाएंगे। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? हीरो ने ईदान और अराबेल की ओर मुड़कर कहा जब वे अचानक उठकर जाने लगे। मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया। ईदान और अराबेल को पूरा भरोसा था कि जब तक वे एडवेंचरर गिल्ड शाखा भवन में हैं, सुरक्षित रहेंगे, इसलिए उन्हें किसी संभावित हमले की चिंता नहीं थी। हीरो के साथ बिताए थोड़े से समय में ही उन्होंने उसके और अपने उद्देश्य के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने हीरो का ध्यान भी अपनी ओर खींचा और यही वजह थी कि उन्हें सिस्टम से एक नया कार्यभार मिला। वे अब और रुककर ये तमाशा देखने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने अगले कदमों पर विचार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने हीरो की चीख पर भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि दोनों ने एक साथ उसे बीच वाली उंगली दिखा दी, मानो कह रहे हों, भाड़ में जाओ तुम। बेशक उन्हें नहीं पता था कि इस दुनिया में ऐसा कोई इशारा भी होता है या नहीं, लेकिन हीरो और उसके समर्थकों के साथ उनके पहले से ही शत्रुतापूर्ण संबंध थे और ऐसा लग रहा था कि स्थिति को और बिगाड़ना नामुमकिन था। इस साधारण से इशारे ने उनके अंदर के असंतोष को शांत कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि उनका व्यवहार थोड़ा बचकाना था, पर फिर भी उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। मैं हमेशा से ऐसा करना चाहती थी, अराबेल ने मानसिक संपर्क के माध्यम से ईदान से उत्साहित होकर कहा। तभी दोनों ने हीरो को दूर जाने का इशारा किया और खुशी खुशी जाने लगे। ईदान बस मन ही मन हंसा। हर कोई उस जोड़े के अपमानजनक व्यवहार से हैरान था। सिर्फ सिल्वर रैंक के होने के बावजूद उन्होंने डायमंड रैंक के और उससे भी ज्यादा एक हीरो, एक प्राणी का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? इस हरकत का क्या मतलब था? हर कोई इस बात को लेकर चिंतित था, लेकिन एक बात साफ थी, ये कोई दोस्ताना व्यवहार नहीं था, बल्कि बदतमीजी थी। एस्मा तुरंत उठी और उस जोड़े के पीछे चल पड़ी। उसके आने का मकसद यही जोड़ा था, और चूंकि वो उन्हें ढूंढ रही थी, इसलिए वो उनसे नजरें ओझल नहीं करना चाहती थी। अराबेल के अनुरोध पर सिएरा निमो और यूलिया के साथ रही। ऐसा कम से कम प्रतीकात्मक रूप से उसकी उपस्थिति को डायमंड श्रेणी की एक प्राणी के रूप में समर्थन देने के लिए किया गया था। लुसिंडा ने उस जोड़े से अपनी नजरें तब तक नहीं हटाईं जब तक वे दरवाजे से गायब नहीं हो गए, और एस्मा भी उनके पीछे गायब हो गई। लुसिंडा ने भौहें चढ़ाईं, ये समझने की कोशिश करते हुए कि वो छोटा शैतान क्या कर रहा है। कमरे में वापस आकर वे एस्मा को अनदेखा करते हुए, जो उनके बाद आई थी, अपने विचारों में डूब गए और इस बात को समझने की कोशिश करने लगे जो कुछ हुआ था, और दूसरों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने यूलालिया और निमो को कोई निर्देश नहीं दिए, बल्कि उन्हें अपनी मर्जी से काम करने का मौका दिया। वे उनके किसी भी फैसले को मानने को तैयार थे। क्या आप सचमुच किसी दूसरी दुनिया से हैं? अंततः उस मौन को बर्दाश्त न कर पाने के कारण जिसमें दंपति डूब गए थे, एस्मा ने पूछा। अगर ऐसा है तो क्या होगा? अराबेल ने गौर से उसे देखते हुए जवाब दिया। हे, मैं अपने व्यवहार के लिए क्षमा चाहती हूँ, एस्मा ने अजीब तरीके से कहा। चलो एक दूसरे को फिर से जानते हैं। मैं आपके नाम नहीं जानती, हालांकि आप मेरे उन रहस्यों के बारे में अधिक जानते हैं जिन्हें मैं इस छोटी सी दुनिया में सिएरा के अलावा किसी और से भी अधिक उजागर करना चाहती हूँ। अराबेल ने ईदान की तरफ देखा, जिसने भी उसकी तरफ देखा। फिर ईदान ने कंधे उचका दिए और अराबेल को खुद फैसला करने दिया। मेरा नाम अराबेल मॉर्गन है। अराबेल ने अपना परिचय दिया। और ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ईदान वेन। उसने ईदान को अपना बॉयफ्रेंड बताया। वो इसकी आदी हो चुकी थी और उसने इसे स्वीकार भी कर लिया था। अब वो इसे स्वीकार करते हुए बार बार शर्मिंदा और शर्मा नहीं सकती थी। आपसे मिलकर खुशी हुई, एस्मा ने उत्साह से कहा। उसके तौर तरीके और व्यवहार पौराणिक श्रेणी की किसी वाल्करी से अपेक्षित व्यवहार से बिल्कुल अलग थे। हालांकि जैसा कि सियारा ने दावा किया था, वो एक अवतार थी जिसने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी,
फिर भी उसका रूप और व्यवहार उसके मुख्य शरीर से यथासंभव मेल खाना चाहिए था। सोचिए कि आप भी एक वैल्करी हैं, और वो भी एक आइस वैल्करी। एस्मा ने बिना किसी छिपाव की प्रशंसा के साथ कहा। क्या असली एस्मारी सचमुच एस्मा जैसी ही है? एस्मा को देखते हुए अराबेल और ईदान ने सोचा। सियारा की तुलना में उसकी ऊंचाई और छोटे आकार के कारण वो किशोरी जैसी दिखती थी, और उसका व्यवहार भी उसी छवि से मेल खाता था। तो अराबेल ने एस्मे की ओर मुड़कर कहा, मुझे बताओ, तुम दूसरे शहर से पहले शहर तक हमारा पीछा क्यों कर रही थी? एस्मा के अचानक प्रकट होने से अराबेल हैरान रह गई और समझ नहीं पा रही थी कि उसे यहाँ क्या लाया है। हालांकि कुछ देर बाद उसके व्यवहार और उनमें उसकी दिलचस्पी देखकर अराबेल को एहसास हुआ कि एस्मा ने ही उनके लिए ये सफ़र किया था। दूसरे शहर में उन्होंने उसे अपनी असली पहचान नहीं बताई थी, और एस्मा को उनके बारे में कोई खास जिज्ञासा भी नहीं थी। लेकिन कुछ देर बाद वो खुद उनके पीछे पीछे गई, जिससे साफ जाहिर था कि दूसरी दुनिया से उनकी उत्पत्ति के बारे में जानकर वो न सिर्फ उन्हें फिर से देखने के लिए, बल्कि उनमें एक खास दिलचस्पी रखने के लिए इस रास्ते से आई होगी। उत्तर देने से पहले क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप मुझे दूसरे शहर में किस उद्देश्य से ढूंढ रहे थे? एस्मा ने उत्तर देने से पहले पूछा। चूंकि आप मेरी वैल्करी वंश परंपरा के बारे में जानते हैं, इसलिए उत्तर स्वाभाविक रूप से स्वयं ही सुझाया जाता है। सियरा से हमें इस दुनिया में 2 और वैल्करीज की उपस्थिति के बारे में पता चला। सियरा को आपके बारे में कुछ नहीं पता था, सिवाय इसके कि आप एक जल वैल्करी हैं। अराबेल ने शुरू किया और तुरंत एस्मे को उनके आने का कारण बता दिया। अराबेल ने सच्चाई को थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया। वो उसे ये नहीं बताना चाहती थी कि उनका मुख्य लक्ष्य किसी तरह उसे जीतना और उसे वश में करना था। हालांकि उससे मिलकर और ये जानकर कि वो कौन है, उन्होंने इस उद्यम को छोड़ने का फैसला कर लिया। जैसा कि आपने देखा है, अराबेल ने कहा, मेरा वंश आइस वैल्करी से जुड़ा है, और हमारी दुनिया में एक ऐसी औषधि है जो मेरे वंश के स्तर को बढ़ा सकती है और तेजी से बढ़ा सकती है। इसकी तैयारी के लिए रक्त के सार की आवश्यकता है, जो वैल्करी के तत्व के करीब है। चूंकि आप एस्मा एक जल वैल्करी हैं, मैंने सोचा कि अगर मुझे आपसे कुछ रक्तसार मिल जाए तो मैं तेजी से अपने वंश के स्तर को बढ़ा सकती हूँ। आखिरकार बर्फ के तत्व के करीब होने के अलावा मुझे जल के तत्व से भी लगाव है। इन शब्दों के साथ अराबेल ने एक छोटा सा मंत्र पढ़ा, जिससे थोड़ी मात्रा में पानी आया और एस्मे को जल के तत्व के साथ उसकी निकटता का पता चला। एस्मा इस खोज से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थी। रक्तसार से बनी औषधि से वंशक्रम में वृद्धि? उसने पूछा। उसने ऐसी औषधियों के बारे में कभी नहीं सुना था। यही कारण है कि ये एक अलग दुनिया है। यहाँ ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपकी दुनिया में नहीं हैं, अराबेल ने गर्व के साथ कहा, आधुनिक तकनीक का उल्लेख करते हुए, जो कि जैसा कि उन्होंने जाना इस दुनिया में वास्तव में गायब थी। एस्मा की आंखें उत्सुकता से चमक उठी। साफ जाहिर था कि उसे इन नई चीज़ों में कितनी दिलचस्पी थी। तो अब आपकी बारी। अच्छा, मैं इसे कैसे कहूँ? मैं तुमसे पूछना चाहती थी, क्या तुम्हारे पास किसी को अपनी दुनिया में अपने साथ ले जाने का कोई तरीका है? एस्मा ने अराबेल की ओर मुड़ते हुए शर्म से कहा। हाँ? ओह, लानत है। ईदान ने एस्मा का प्रश्न सुनकर तीव्र और भावुक होकर कहा। इराबेल, जिसने शुरू में एस्मा की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया पर आश्चर्य व्यक्त किया था, ईदान की विस्मय सूचक शब्द सुनकर लगभग उछल पड़ी। क्या? उसने उससे पूछा। वो भागने का इरादा रखती है, ईदान ने संक्षेप में उत्तर दिया। ईदान को पहले से ही एस्मा के इरादों का अंदाजा था और वो उन्हें क्यों ढूंढ रही थी। इराबेल तुरंत समझ गई कि ईदान का क्या मतलब था। उसने एस्मा की तरफ एक अजीब नज़र डाली, जो उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। स्थिति काफ़ी उलझन भरी होती जा रही थी। शुरुआत में वे वाटर वैल्करी को भर्ती करने की उम्मीद में दूसरे शहर गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो कौन थी और उसका अनोखा आकर्षण और चरित्र कैसा था, तो उन्होंने ये विचार पूरी तरह त्याग दिया। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि अब वो खुद ही उनके पास आ गई थी, उनकी दुनिया में आने का मौका तलाश रही थी। बेशक, अगर वो उनके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दे तो वो उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। इराबेल ने ईदान की ओर देखा और उससे सलाह मांगी। ईदान को खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। एक तरफ तो ये एक शानदार मौका था, लेकिन दूसरी तरफ इससे कुछ समस्याएं भी पैदा हो सकती थी। हाँ, हमारे पास एक रास्ता है, इराबेल ने आखिरकार फैसला किया। हम इस दुनिया के निवासियों को अपनी दुनिया में आने में मदद कर सकते हैं। हालांकि उसने ये स्पष्ट नहीं किया था कि ये कैसे किया जा सकता है। एस्मा की आंखें उत्साह से चमक उठी। तुमने कहा था कि तुम्हें रक्तसार की ज़रूरत है, एस्मा ने याद किया। मैं तुम्हें रक्तसार दे सकती हूँ और हीरो से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी कर सकती हूँ, अगर तुम बदले में मुझे इस दुनिया से निकलकर अपनी दुनिया में आने में मदद करो। एस्मा का प्रस्ताव बहुत लुभावना क्या,
ये जोड़ा मौजूदा समस्या को सुलझाने और काम पूरा करने के लिए उसकी मदद ले सकता था। इसके अलावा वे एराबेल के लिए डायमंड ग्रेड वाटर वैल्करी ब्लड एसेंस भी प्राप्त कर सकते थे। एराबेल ने सोचा, क्या ये जोखिम उठाने लायक है? लेकिन इससे पहले कि वो ईदान से सलाह ले पाती, सिस्टम की नीरस आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। होस्ट, एक साधारण अवतार का रक्तसार न तो औषधि बनाने के लिए उपयुक्त है और न ही बिक्री के लिए। इसमें कोई सच्चा सार नहीं है। ये अवतार केवल उसके सच्चे स्वरूप से जुड़ा है, जो उसके वास्तविक शरीर से संबंधित है। सिस्टम ने एस्मा के एक प्रस्ताव को तुरंत अस्वीकार कर दिया, जिससे उसका मूल्य कम हो गया। उसके बाद सिस्टम ने फिर से बात करना शुरू कर दिया। हालांकि अगर वो मेज़बान के साथ एक अनुबंध में प्रवेश करती है, तो इस अनुबंध के माध्यम से वो अपने सच्चे स्व के साथ संबंध पूरी तरह से तोड़ देगी, पूरी तरह से स्वतंत्र प्राणी बन जाएगी और समय के साथ अपने व्यक्तिगत सच्चे स्व को पुनर्स्थापित करने में सक्षम हो जाएगी। डैन, आप क्या सोचते हैं? सिस्टम द्वारा सलाह दिए जाने के तुरंत बाद अरेबेल ने डैन से पूछा। फैसला आपका है, ईदान ने जवाब दिया। आपको उसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। अगर आप चाहें तो सहमत हो जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर नहीं तो मत कीजिए। लेकिन फिर एक क्षण सोचने के बाद उन्होंने आगे कहा, अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो बेशक उसकी मदद और क्षमताएं हमारे लिए बहुत उपयोगी होंगी। लेकिन दूसरी ओर आप खुद भी समझते हैं कि वो बहुत अप्रत्याशित है और अगर हम उसे अपनी दुनिया में लाएंगे तो हमें एक बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। हमारी दुनिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसकी हरकतें हमारे लिए जिंदगी बहुत मुश्किल बना सकती हैं। एराबेल भी ईदान की चिंताओं से सहमत थी, इसलिए वो एस्मा के सुझाव पर अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। उसने फिर उसकी तरफ देखा। एस्मा चुपचाप खड़ी रही, एराबेल के सहमत होने का इंतजार करती रही। जाहिर है वो बहुत चिंतित थी। एराबेल ने धीरे से आह भरी। डैन, मैं सोचती हूँ हमें उसे एक मौका देना चाहिए। बेशक जोखिम बहुत है, लेकिन जोखिम के बिना जिंदगी नीरस होगी। अगर उसने कोई गलती की तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। ऐसा मत कहो बेले, हम दोनों उसके लिए जिम्मेदार होंगे, ईदान ने आपत्ति की। एस्मा कुछ मुझसे मिलती जुलती है। वो स्वतंत्रता और पूर्ण स्वतंत्रता पाने के लिए हमारी दुनिया में प्रवेश करना चाहती है। उन दोनों को एहसास हुआ कि जब तक एस्मा इस सीमित स्थान में रहेगी, वो सुरक्षित रहेगी। एस्मा डरी हुई थी। डर इस बात का था कि एक दिन ये छोटी सी दुनिया अब जितनी सुरक्षित नहीं रहेगी और शायद भविष्य में कोई भी यहाँ बेरोक-टोक आ जा सकेगा। फिर उसका सुखद जीवन समाप्त हो जाएगा और उसका मुख्य शरीर उस पर आक्रमण कर देगा। हालांकि एस्मा खुद आश्वस्त थी कि उसका मुख्य शरीर उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेगा, फिर भी अन्य वैल्करी और प्राणी एक और अवतार समस्या बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसे छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करेंगे। सिएरा के शब्दों ने उसके डर को और पुख्ता कर दिया। परिषद ने पहले ही सभी अवतारों को वापस बुलाने का और अवज्ञा की स्थिति में उन्हें नष्ट करने का आदेश दे दिया था। एस्मा को यकीन था कि ये दोनों कार्य समान थे। जो भी जबरन वापस लाया जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और आत्मा का वो अंश जिसका उपयोग अवतार बनाने के लिए किया गया था अपने असली शरीर में वापस आ जाएगा। एस्मा को अपने असली शरीर की भी चिंता थी, क्योंकि वे उसकी वजह से उसके विरुद्ध हो सकते थे। आखिरकार उन्हें तो बस एक वजह चाहिए थी और एक बेकाबू अवतार के रूप में एस्मा इसके लिए परफेक्ट वजह साबित हो सकती थी। एस्मा समझ गई कि वो इस दुनिया में उनसे छिप नहीं सकती, क्योंकि उसका वास्तविक शरीर और वो स्वयं दोनों ही रक्त रेखा क्षेत्र से जुड़े हैं। पूर्ण स्वतंत्रता पाने के लिए उसे बिल्कुल अलग दुनिया में छिपने की जरूरत है। यही कारण है कि जैसे ही एस्मा को पता चला कि दूसरी दुनिया से दो प्राणी इस छोटी सी दुनिया में आ गए हैं, वो इस जोड़े से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। अगर एस्मा को पता होता कि वो दूसरी दुनिया की वही प्राणी है जब वो आज उसके स्टोर में मिले थे, तो वो पहले ही उनसे उसे अपने साथ ले जाने के लिए कह चुकी होती। ठीक है, एराबेल ने कुछ सोचने के बाद कहा, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपके अनुरोध पर विचार करेंगे। हालांकि एराबेल को अपनी सहमति देने की कोई जल्दी नहीं थी। कोई भी फैसला लेने से पहले उसे अपना दूसरा सितारा बनाना जरूरी था और इसके लिए लगभग 6 दिन और इंतजार करना जरूरी था। एस्मा एराबेल के जवाब से थोड़ी निराश हुई। उसे ना तो सहमति मिली और ना ही अस्वीकृति। ठीक है, एस्मा ने सहमति जताई। तो क्या मुझे जाकर हीरो को मार देना चाहिए? हीरो को मारने का अचानक सवाल उठने से दंपत्ति को चिंतित हो गए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एराबेल ने सपाट लहजे में जवाब दिया। कोई भी कार्यवाही करने से पहले हम इस हीरो के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं और उसके बाद ही तय करेंगे कि उसके खिलाफ क्या कदम उठाए जाएं। एस्मा ने सोचते हुए कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें मेरा प्रश्न याद है? ईदान ने पूछा। जरूर याद है, मेरे पास बहुत सारे हैं। क्या तुम्हें अभी चाहिए? नहीं, इन्हें अभी के लिए रख लो, ईदान ने कहा, एराबेल की निगाहों के सामने असहज महसूस करते हुए। हमें पवित्र छड़ी लाने में मदद करो, ईदान ने कहा। क्या आप मुझसे पवित्र छड़ी लाने में मदद मांग रहे हैं? एस्मा ने पूछा, मानो उसने कोई बेतुका सुझाव सुन लिया हो। यह असंभव है, उसने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया। तुम्हारा क्या मतलब है असंभव? ईदान इस तथ्य से हैरान था कि एस्मा ने उसके अनुरोध पर विचार भी नहीं किया,
बल्कि तुरंत इतने आत्मविश्वास से मना कर दिया। क्या तुम्हें पवित्र हथियार पता है? एस्मा ने हैरानी से पूछा। उसे शक था कि किसी दूसरी दुनिया से आए इस जोड़े को शायद इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, ईदान और आराबेल ने अपना सिर हिलाया, ये दर्शाते हुए कि उन्हें पवित्र हथियार के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो ध्यान से सुनो, पवित्र अस्त्रों को पवित्र अस्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सामान्य अस्त्रों से भिन्न होते हैं। सबसे पहले इसका अपने उपयोगकर्ता के साथ एक विशेष संबंध होता है। दूसरे, पवित्र अस्त्र की अपनी चेतना और ज्ञान होता है, जैसे वो उदारतापूर्वक अपने स्वामी के साथ साझा करता है। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि कोई व्यक्ति अस्त्र नहीं चुनता, बल्कि अस्त्र अपने स्वामी को चुनता है। इसलिए जब तक नायक जीवित है, पवित्र अस्त्र को चुराया या छीना नहीं जा सकता। रुको, क्या तुम ये कह रहे हो कि पवित्र हथियार तुम उसके मालिक को मारकर ही ले सकते हो? ईदान ने पूछा। ये मुद्दा उनके लिए बेहद अहम था। आखिरकार सिस्टम से उनका मिशन पवित्र हथियार पर कब्जा करना था। अगर वे बिना मारे नहीं रह सकते तो उन्हें हीरो को मारना ही होगा। एक हीरा रैंक वाले प्राणी को मार डालो। हाँ, एस्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई पवित्र हथियारों के अस्तित्व और उनकी विशेषताओं के बारे में जानता था। इसलिए किसी ने उन्हें चुराने या लेने की कोशिश नहीं की, वरना इन पवित्र हथियारों की वजह से बहुत खून बह जाता और इनके मालिकों को दस्तानों की तरह बदल दिया जाता, एस्मा ने आगे कहा। हालांकि उसे लगता था कि ये हथियार वैसे भी इस दुनिया के ताकतवर लोगों के हाथों में पड़ जाते। ईदान ने सोचते हुए अपनी कनपटियां रगड़ी। अगर एस्मा की बातें सच थी तो ये एक गंभीर समस्या थी। क्या हमें ये टास्क पाने के लिए सचमुच किसी हीरो को मारना होगा? ईदान ने खुद से दोहराया। एरेबेल, जो उनकी बातचीत को ध्यान से सुन रही थी, वो भी उलझन में थी और उसे एहसास हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। होस्ट, आपको हीरो को मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस छड़ी उठाकर उसे ज़बरदस्ती अपने स्टोरेज स्पेस में ले जाना है, जिससे पवित्र हथियार का उसके मालिक से कनेक्शन अस्थायी रूप से टूट जाएगा। बाकी सब सिस्टम पर छोड़ दो। अरे, क्या तुम ये पहले नहीं कह सकते थे? ईदान ने थोड़ा शांत होते हुए पूछा। अगर सिस्टम ने जो सुझाया है वो वाकई काम करता है तो शायद एस्मा की मदद से वे इसे अंजाम दे पाएं। होस्ट, आगे बढ़ने से पहले आपको पवित्र अस्त्र और स्वामी के बीच के संबंध को थोड़ा कमज़ोर करना होगा। अगर ये संबंध बहुत मजबूत है तो आपका भंडारण स्थान भी पवित्र अस्त्र को धारण नहीं कर पाएगा। इसे कमज़ोर करो, है ना? ईदान ने सोचा। एरेबेल ने देखा कि ईदान विचारों में खोया हुआ था। उसने हीरो के बारे में एक प्रश्न एस्मा से पूछा। आप हीरो के बारे में क्या जानती हैं? तुम्हारी बातों से ज़्यादा नहीं, एस्मा ने जवाब दिया। मैंने अपने आगंतुकों से केवल अफवाहें सुनी हैं और मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती कि वे सच हैं या नहीं। एस्मा, जो लंबे समय से लिम्बो में थी, उसने नए लोगों पर ध्यान देना बंद कर दिया और दूसरे शहर में अपनी दुकान चलाकर अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने लगी। हम इसे ध्यान में रखेंगे, एरेबेल ने उससे कहा। दंपति के पास हीरो के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी और उन्हें उसके बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। उसके बारे में जो पहली खबर मुझे मिली वो उसके बाद सुनी गई खबर से ज़्यादा अलग थी। उस समय ज़्यादातर लोग हीरो को एक भरोसेमंद और होनहार युवक के रूप में देखते थे। आखिरकार लिम्बो में पहुंचकर उसने तुरंत इस जगह को चुनौती देने और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का फैसला किया। उस समय तक ईदान ने कार्ययोजना तैयार कर ली थी और हीरो के बारे में एस्मा की कहानी को ध्यान से सुनना शुरू कर दिया था। ज़्यादातर कैदियों की तरह हीरो को भी लगा कि शायद किस्मत ही उसे इस मुकाम पर ले आई है और उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही था। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं, इतने समय में कोई भी सफल नहीं हुआ है। उनके स्वामी मेलेका के अनुसार अभी तक कोई भी लिम्बो से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया है। मुझे नहीं पता कि लिम्बो में उसके साथ क्या हुआ था। कुछ समय बाद अफवाहें फैलने लगी कि हीरो ने पहले शहर के पिछले बाहरी नेता से समझौता कर लिया है और उसकी जगह ले ली है। उस पल से अफवाहें ज़्यादा बार आने लगी और अब वे इतनी हानिरहित नहीं रहीं। शायद हीरो ने तब तक अपना असली रूप दिखा दिया था, या जो कुछ हुआ था उसने उसे बदल दिया था। एस्मा को इस बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि ये महज एक अफवाह थी। उसकी बातों में कुछ सच्चाई है। हीरो पहले शहर के बाहरी लोगों का नेता बनने से पहले सचमुच नेक था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बदलाव का कारण क्या था? लुसिंडा में अचानक बातचीत में दखल दिया जो बिना किसी चेतावनी के कमरे में प्रकट हुई। वहां मौजूद किसी ने भी उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि एडवेंचरस गिल्ड के अंदर होने के बावजूद सभी तुरंत सतर्क हो गए। लुसिंडा का उनके कमरे में बिना बुलाए आना पहले से ही नियमों का उल्लंघन माना जाता था। शांत हो जाओ मेरी छोटी बहन, मैं उसके अनुरोध पर उसे यहाँ लाई हूँ, सियरा ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। उसके पीछे निमो और यूलिया भी थे। अंतिम दोनों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और वे अपने विचारों में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि कमरे में क्या हो रहा है। सियरा के शब्दों ने स्थिति को थोड़ा हल्का किया, लेकिन पूरी तरह नहीं। लुसिंडा के आगमन के साथ एरेबेल का पूरा ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। शांत हो जाओ छोटी बहन, सियरा ने कहा,
उसे नहीं पता कि तुम्हारे प्रेमी का प्रकाश तत्व से संबंध है। जब तक वो खुद इस बात को नहीं बताता, उसे पता नहीं चलेगा और वो तुम्हारे प्रियतम को अपहरण करने की कोशिश नहीं करेगी। एरेबेल ने आत्मा बल की मदद से सियारा द्वारा कहे गए इन शब्दों को सुना और उसका चेहरा और भी काला पड़ गया और उसकी निगाहें और भी शत्रुतापूर्ण हो गईं। एरेबेल समझ नहीं पा रही थी कि सियरा उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी या जानबूझकर ये शब्द कहकर उसे उकसा रही थी, और उसकी धूर्त मुस्कान ने शक को और भी बढ़ा दिया। तुम क्या कह रही हो? एस्मा ने अपनी साथी की आंखों में साफ शत्रुता देखकर लुसिंडा से पूछा। वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि ये छोटी बहन उससे इतनी नाराज क्यों है। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि हीरो मूल रूप से एक ईमानदार और उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति था। लुसिंडा ने नज़र कुछ देर तक एस्मा पर ही रखी, फिर उसने अपनी नज़र एरेबेल पर घुमा ली और त्योरियां चढ़ा लीं। उसे लगा कि ये दूसरे दुनिया से आई युवा वैल्करी की शत्रुता है। और तुम यहाँ क्यों हो? एरेबेल ने तीखी आवाज़ में आंखों में शत्रुता से पूछा। मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ कि कोई भी जल्दबाजी न करो, मैं हीरो से खुद निपट लूंगी, लुसिंडा ने एरेबेल को घूरते हुए कहा। लुसिंडा हीरो का बचाव करने या इस जोड़े के प्रति उसके व्यवहार को सही ठहराने वाली नहीं थी। उसने उनके व्यवहार में पहले ही भारी बदलाव देख लिया था और उसे शक होने लगा था कि वे पहले से ही कोई साजिश रच रहे हैं। इसलिए उसने उन्हें चेतावनी देने का फैसला किया कि वे जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए। दरअसल वो ये सब इनके अपने हित के लिए कर रही थी। आखिरकार हीरो इतना सीधा साधा नहीं है जितना वो दिखता है। इसके अलावा वो उस जोड़े को उस समस्यापूर्ण वाल्करी के बारे में आगाह करना चाहती थी जो इन सब घटनाओं की जड़ थी। क्या ये हीरो सचमुच तुम्हारा प्रेमी है? एस्मा ने पूछा। वो अब लुसिंडा की शत्रुतापूर्ण निगाहों को सहन नहीं कर सकती थी। शर्मिंदा होने के बजाय लुसिंडा ने एस्मा के प्रति और भी शत्रुता प्रदर्शित की। अन्य लोग भी कुछ हद तक शॉक थे। उन्हें याद आया कि जब एस्मा पहली बार सामने आई थी तब भी लुसिंडा ने उसे मारने का स्पष्ट इरादा दिखाया था। कुत्ते, अपना मुंह संभाल, तुम्हारी वजह से ही वो ऐसा बन गया है। एस्मा लुसिंडा के शब्दों से चौंक गई। तुम क्या सोचते हो कि उसके जैसा आदमी जिसे पवित्र हथियारों में से एक चुना गया था, अचानक एक अस्थिर और कामुक व्यक्ति में कैसे बदल गया? कौन अपनी आंतरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगातार सुंदर महिलाओं के पीछे भागेगा? एस्मा के खिलाफ लुसिंडा के आरोपों को सुनने के बाद ईदान और एरेबेल ने एस्मा को भयभीत होकर देखा। इस कहानी ने उन्हें लेजेंडरी कैटेगरी के आइस वैल्करी का प्रति एस्मा के मूल व्यवहार की याद दिला दी। क्या सचमुच उसी की वजह से हीरो ऐसा व्यक्ति बन गया था? सियरा को इसका पहले से ही अंदाजा था और उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन निम्मो और यूलिया दोनों ही अंधेरे में थे और पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उत्तर की तलाश में ईदान और एरेबेल ने एस्मा की ओर अपनी निगाहें घुमाई, उम्मीद करते हुए कि वो स्थिति को स्पष्ट करेगी। हालांकि एस्मा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इससे क्या लेना देना है। एस्मा ने दंपति के प्रश्नवाचक निगाहों को देखा। अरे अरे, जरा रुका, एस्मा चिल्लाई, और उसकी आवाज में पहले जैसी शांत चंचलता गायब हो गई। वो अब बिना किसी सबूत के इन आरोपों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम्हारे प्रेमी ने मेरी एक औषधि पी ली थी, है ना? उसने पूछा। अब उसे समझ में आने लगा था कि उस पर आरोप क्यों लगाया जा रहा है। उसने अपनी कई औषधियां बेची, जिनमें से प्रत्येक में अद्वितीय गुण थे। और तुम मुझे उस बेवकूफ के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हो जिसने औषधि पीकर ऐसा कर दिया? तो फिर कुतिया, निर्दोष लोगों की हत्या के लिए सभी लोहारों को दोषी ठहराओ क्योंकि उन्होंने नकली हथियार बनाए और उन्हें गलत लोगों को बेच दिया। तुम मुझ पर आरोप क्यों लगा रही हो? मैंने खुद उसके गले में औषधि नहीं डाली। वो मेरा प्रेमी नहीं है, लुसिंडा ने सपाट लहजे में जवाब दिया। फिर गहरी सांस लेते हुए उसने आगे कहा, हालांकि मैं मानती हूं कि जब वो एक सामान्य व्यक्ति था तब मेरे मन में उसके लिए कुछ भावनाएं रही होंगी, लेकिन जब वो बदल गया और अनुचित व्यवहार करने लगा तो उसके प्रति मेरा सारा आकर्षण खत्म हो गया। तो फिर तुम उसके बारे में इतनी चिंतित क्यों हो? एस्मा ने पूछा। वो अभी भी लुसिंडा के आरोप से क्रोधित थी। बात यह है कि तुम्हारी औषधि की वजह से मेरी सारी योजनाएं बर्बाद हो गई हैं। अगर वो औषधि न होती तो शायद मैं ये भयानक जगह पहले ही छोड़ चुकी होती। लुसिंडा की बातों से बाकी लोग तो हैरान हो गए, लेकिन एस्मा नहीं। एस्मे को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी औषधि किसने ली या किसी को इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता मिला या नहीं। हम निषिद्ध क्षेत्रों में से एक पर विजय पाने के बहुत करीब थे, लेकिन हमारे अंतिम प्रदर्शन से पहले ही हीरो ने किसी तरह आपकी औषधि ले ली और निषिद्ध क्षेत्र पर विजय पाने की उसकी रुचि खत्म हो गई। लुसिंडा को यकीन नहीं था कि अगर हीरो ने वो दवा नहीं पी होती तो वे यहाँ से निकल पाते। हालांकि पिछली सभी कोशिशों ने उम्मीद जगाई थी, लेकिन अब सब कुछ रातों रात बिखर गया है। लुसिंडा अपनी पूरी जिंदगी इस लानत भरी जगह पर नहीं बिताना चाहती थी। वो उसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि वो किसी और निषिद्ध क्षेत्र को अकेले नहीं जीत पाएगी।
उसे पहले से ही इसका अंदाजा था कि वे कैसे काम करते हैं, और मिलिका की तरह उसे भी यकीन था कि वो अकेले ऐसा नहीं कर सकती। उसके विपरीत नायक अलग था। उसके पास एक पवित्र हथियार था जिससे उसे फायदा था। उसकी बदौलत वो मंदिर के रक्षकों का कुछ हद तक सामना कर सकता था और उनकी ताकत से भी मुकाबला कर सकता था। तो इसलिए वो किसी को भी हीरो को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दे सकती थी, क्योंकि उसके पास उसे इस जगह से निकालने में मदद करने का मौका था। इस पूरे समय लुसिंडा उसे उसकी पुरानी हालत में वापस लाने का कोई रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन अभी तक उसे कामयाबी नहीं मिली है। हीरो की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो खास तौर से उच्च योगिनी से प्रभावित था, जिसने उसकी इच्छाएं पूरी नहीं की। इस वजह से सभी महिला योगिनियों के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता गया, और सभी योगिनी, जिनमें पुरुष भी शामिल थे, पहले शहर से भाग गए। इसके अलावा पवित्र दंड के साथ उसका संबंध कमजोर हो गया था, और उसकी वर्तमान शक्ति उसकी पूर्व महानता की एक छाया मात्र रह गई थी। इसके बावजूद वो एक दुर्निमीय प्रतिद्वंदी बना रहा। लुसिंडा को नहीं पता था कि हीरो के अलावा कोई और भी है जो निषिद्ध क्षेत्रों में से एक पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए तमाम समस्याओं के बावजूद हीरो उसके लिए अभी भी एक विशेष महत्व रखता था। हालांकि लुसिंडा ने शुरू में इस जोड़े और हीरो के बीच के संघर्ष में कोई दखल नहीं दिया, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि इस दूसरी दुनिया के लोगों का 2 डायमंड श्रेणी के वैल्करीज से कुछ खास संबंध था, जो उसे पसंद नहीं था। इसके अलावा इन दोनों वैल्करीज ने उसे बहुत परेशान किया था। इसलिए लुसिंडा अब यहाँ नहीं रहना चाहती थी और जल्दी से वहां से चली गई। लुसिंडा के जाते ही ईदान चिल्लाया, क्या मोड़ आया! उसने सोचा भी नहीं था कि एस्मा हीरो तक पहुंच सकती है। अरे अरे, मैंने कभी किसी को मजबूर या अपने बनाए हुए औषधियों में कोई नशीली दवा नहीं डाली। उन सब ने या तो खुद ही इसे ले लिया या किसी और ने इसे रख दिया। एस्मा ने खुद को सही ठहराना शुरू कर दिया। ईदान और एराबेल ने सियरा की बातों की पुष्टि के लिए उसकी ओर रुख किया। हाँ, वो सच कह रही है, सियरा ने पुष्टि की। कम से कम ऐसा कोई मामला या अफवाह नहीं थी कि उसने खुद ऐसा किया हो। तो फिर उसने आइस वैल्किरी कैसे बनाई? एराबेल ने पूछना शुरू किया, लेकिन एस्मा ने उसे प्रश्न पूरा नहीं करने दिया, क्योंकि उसे तुरंत एहसास हो गया कि वो क्या कहना चाहती थी। घमंड! एस्मा ने एराबेल को बीच में ही टोक दिया। मैंने तो बस उसे कमजोर पक्ष से पकड़ा था, और हारने से बचने और अपना घमंड साबित करने के लिए उसने अपनी मर्जी से कई लोगों के सामने इस औषधि को पी लिया। इस बेहुम्मती को सुनकर एराबेल की दाहिनी आंख फड़क उठी। कैसा रहा? ईदान ने यूलिया से पूछा, जिस तरह से हीरो के साथ उसकी बातचीत हुई थी। बहुत अच्छी तरह से नहीं, यूलिया ने जवाब दिया। हीरो ने अपने अधीनस्थ को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग नहीं की, क्योंकि कई गवाह थे जिन्होंने पुष्टि की कि ये उसके अधीनस्थ ही थे जिन्होंने आप पर सबसे पहले हमला किया था। अगर ये एडवेंचरर्स गिल्ड के अलावा किसी और जगह हुआ होता तो हीरो शायद गवाहों या कारण पर ध्यान नहीं देता। फिर ईदान और एराबेल की ओर देखते हुए उसने धीरे से आह भरी। लेकिन हीरो ने इस शहर के बाहरी लोगों के नेता के रूप में उसके प्रति आपके अनादर को अनदेखा किया। उसने मांग की कि आप कल केंद्रीय चौक में सबके सामने उससे माफी मांगे, और उसने मांग की कि यूलिया रुक गई। ये नहीं जानती थी कि क्या कहे। नायक ने मांग की कि एराबेल उसकी दासी बने। बिना किसी स्पष्टीकरण के ही ये स्पष्ट था कि हीरो के इन शब्दों का क्या मतलब था। एराबेल के चेहरे पर घृणा का भाव उभर आया। अन्यथा उसने आपको एडवेंचरर्स गिल्ड बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी थी। हालांकि उसने जोड़े को हीरो के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो भी यूलिया को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसने साफ इनकार कर दिया, जिससे हीरो बहुत नाराज हो गया। उसने उसे एडवेंचरर्स गिल्ड बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलने की धमकी दी। नीमो को भी उसकी धमकियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो यूलिया के बगल में बैठा था। क्या तुम्हारी औषधि वास्तव में इतनी कपटी है? ईदान ने एस्मा से पूछा। लुसिंडा की कहानी के बाद ईदान को हीरो के प्रति कुछ समर्थन महसूस होने लगा था, लेकिन उसके खिलाफ उसकी धमकियों को सुनकर, खासतौर से एराबेल के खिलाफ उसके द्वारा पहले महसूस की गई सभी सकारात्मक भावनाएं गायब हो गई। ये तथ्य कि वो पहले धार्मिक था उसके वर्तमान कार्यों को उचित नहीं ठहराता, और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसी दिन देर रात लुसिंडा हीरो से फिर से बात करने की लंबी कोशिश के बाद थकी हुई अपने कमरे में आई। लिम्बो के पहले शहर में बाहरी लोगों के बीच लुसिंडा ही एकमात्र ऐसी प्राणी थी जिससे हीरो डरता था और जिसकी बात मानता था। इसीलिए वो उसके साथ शहर के बीचों बीच एक ही बड़ी इमारत में रहती थी। इमारत का एक छोटा सा हिस्सा उसका और उसके नौकरों का था,
और कोई भी, यहाँ तक कि हीरो भी, उन पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करता था ताकि उसका गुस्सा न भड़के। लूसिंडा ने हीरो के साथ रहने का फैसला सिर्फ उसकी वजह से किया था ताकि वो उसकी हरकतों पर नज़र रख सके। दरअसल उसकी हरकतों के अंजामों का सामना भी वही करती थी। अगर वो हीरो को उसके वर्तमान रूप में आने से पहले व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती होती तो वो बहुत पहले ही हार मान चुकी होती और अपने हाथों से उसका गला घोंट देती। लिंबू छोड़ने की उसकी इच्छा भी अदृश्य जंजीरों से जकड़ी हुई थी। वो जितनी अधिक देर उस स्थान पर रही, जंजीरें उतनी ही कमज़ोर होती गई और उसे एहसास हुआ कि शायद एक दिन वो उन्हें तोड़ देगी और अपने हाथों से हीरो का गला घोंट देगी। कमरे में प्रवेश करते हुए थकी हुई लुसिंडा ने अपनी बाहें फैलाईं और एक साधारण प्रकाश मंत्र का उपयोग करके कमरे को रोशन करने के लिए प्रकाश की कई गेंदें बनाईं। थककर वो बिस्तर पर बैठ गई और सोचने लगी कि आज क्या हुआ था। थोड़ी देर बाद उसने भौएं चढ़ाईं और अंततः कुछ असामान्य बात नोटिस की और चारों तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, सब कुछ एकदम शांत था। यही सन्नाटा उसे अजीब लग रहा था। आखिर भले ही वो अकेली रहती हो, नौकर तो उसके साथ ही रहते थे जो घर का काम निपटाते थे, और उस समय भी उनमें से किसी एक को काम तो करना ही पड़ता था। इसके अलावा लूसिंडा को अपने कमरे में प्रवेश किए हुए काफी समय बीत गया था और उसकी निजी नौकरानी को पहले ही उसके पास आ जाना चाहिए था। वहाँ कौन है? लुसिंडा ने किसी की उपस्थिति के एक अस्पष्ट एहसास से अभिभूत होकर पूछा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, कमरे का वो हिस्सा जो प्रकाश के एक छोटे से गोले से प्रकाशित था, बुझ गया और अंधकार ने उसे घेर लिया। लुसिंडा ने तुरंत पहचान लिया कि वो कौन था और उसकी आंखें डर से थोड़ी कांपने लगीं, लेकिन उसने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। तुम क्यों आए और मेरी नौकरानी कहाँ है? उसने दृढ़ता से पूछा। वो ठीक है, चंचल उत्तर आया। अंधेरा घना होता जा रहा था और कमरे में और भी जगह घेर रहा था। इसके जवाब में बचे हुए प्रकाश के गोले और भी तेज हो गए और अंधेरा का आना बंद हो गया। लुसिंडा के विशाल शयन कक्ष में दो शक्तिशाली शक्तियां टकराईं, प्रकाश और अंधकार। लाइट ने कुछ समय तक संघर्ष जारी रखा, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्थिति कमजोर पड़ने लगी। इससे पहले कि अंधेरा कमरे को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले ले और जिस क्षण लुसिंडा के कपड़ों का एक हिस्सा बदलने लगा, अंधेरा अचानक छंट गया। ये देखकर लुसिंडा ने अपना रूप बदलना बंद कर दिया और उसके कपड़े फिर से पूरे हो गए। इस बार तुम पिछली बार से ज्यादा देर तक टिके रहे, सियरा ने कमरे के कोने से बाहर आकर लुसिंडा को गौर से देखते हुए कहा। उसकी आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था, लेकिन सियरा ने अभी भी उनमें चिंता के भाव देखे। लुसिंडा की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना सियरा ने काले जादू का उपयोग करके कमरे के केंद्र में एक छोटी गोल मेज और कुर्सी बना दी। सियरा अनायास ही मेज पर बैठ गई। बैठो, बातें करते हैं, सियरा ने अपने स्टोरेज से अपना पसंदीदा पेय निकालते हुए सुझाव दिया। सियरा को देख रही लुसिंडा अपनी बेचैनी पर काबू नहीं कर पाई। अंधेरी कुर्सी के उलट लुसिंडा ने हल्की कुर्सी बनाई और सियरा के सामने बैठ गई। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? सियरा ने अपना पेय आगे बढ़ाते हुए दोहराया। हालांकि प्रकाश और अंधकार विपरीत तत्व थे और लुसिंडा का सियरा के साथ वैसे भी मधुर संबंध नहीं था, फिर भी उसे इस बात का डर नहीं था कि सियरा उसे नुकसान पहुंच जाएगी। इसीलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपने संग्रह से एक ग्लास निकाला और सियरा को दे दिया। उसने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के एक पेय पिलाया। एक घूंट पीने और पेय के उत्कृष्ट स्वाद का आनंद लेने के बाद लुसिंडा, जो अभी भी ग्लास अपने हाथ में पकड़े हुए थी, सियरा की ओर देखा और अपना प्रश्न दोहराया। आप यहाँ क्या लेकर आए हैं? बात करने की इच्छा, और जाहिर सी बात है, आपसे कुछ पाने की इच्छा। इन शब्दों के साथ सियरा ने दो छोटी खाली शीशियां निकाली और उन्हें मेज पर रख दिया, जिसके बाद उसने उन्हें धीरे से लुसिंडा की ओर बढ़ा दिया। ये क्या है? लुसिंडा ने अविश्वास से दो खाली शीशियों को देखते हुए पूछा। छोटी बहन ने मुझे कहा है कि हो सके तो मैं तुमसे कुछ ब्लड एसेंस ले आऊं, सियरा ने एक घूंट पीते हुए कहा। ये सुनकर लुसिंडा चौंक गई और सियरा की तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगी, ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो सच कह रही है या ये सिर्फ मजाक है। हालांकि सियरा की शांत और गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर लुसिंडा ने मुश्किल से निगला और अपनी नज़र वापस शीशियों पर घुमा ली।
सियरा ने कहा कि अगर कुछ हो तो छोटी बहन ने मुझसे कहा है कि मैं तुम पर दबाव न डालूं और अगर तुम नहीं चाहती हो तो मना कर सकती हो। सियरा के शब्दों में कोई स्पष्ट धमकी नहीं थी, लेकिन लुसिंडा अभी भी इस असहज भावना से छुटकारा नहीं पा सकती थी कि अगर उसने इनकार कर दिया तो सियरा उससे जबरदस्ती ब्लड एसेंस निकाल सकती है। उसने 2 खाली शीशियां उठाईं और चेहरे पर विचारमग्न भाव लाते हुए पूछा, उसे उनकी क्या जरूरत होगी? कौन जानता है? सियरा ने अपने कंधे उचकाए। तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो? लुसिंडा हैरान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि सियरा जैसा मजबूत और अप्रत्याशित व्यक्तित्व दूसरी दुनिया से आए एलियंस की मदद क्यों कर रहा है। उसने मेरी मदद की और मैं उसकी ऋणी हूं, सियरा ने उत्तर दिया। उसने सब कुछ नहीं बताया। उसे धन्यवाद देने के अलावा सियरा ने अरबिल के साथ एक और सौदा किया, जिसका ब्यौरा वो बताना नहीं चाहती थी। वैसे क्या ये सच है कि आपकी निजी नौकरानी ही सभी नौकरों में एकमात्र है जो हीरो के नौकरों को गिनकर बिना किसी डर या आशंका के हीरो से मिल सकती है? सियरा के इस प्रश्न से लुसिंडा थोड़ी चिंतित हो गई और उसे अपनी निजी नौकरानी की चिंता होने लगी। वो ठीक है, अपने कमरे में सो रही है। लुसिंडा की चिंता देखकर सियरा जल्दी से उसे आश्वस्त करने लगी। अब बताओ, क्या ये सच है? हाँ, क्रिस्टा ही एकमात्र ऐसी लड़की है जो हीरो से नहीं डरती और हीरो उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। लुसिंडा ने अफवाहों को पुष्टि की। अचानक लुसिंडा को ऐसा महसूस हुआ जैसे सियरा अपनी आत्मशक्ति का प्रयोग करके किसी को संदेश भेज रही थी जिसका सार वो समझ नहीं पा रही थी। ठीक है, चलो ड्रिंक का मजा लेते हैं। हम बहुत सारी बातों पर बात करने की एक लंबी रात बिताने वाले हैं और तुम्हारे पास शीशियां भरने का समय होगा, बशर्ते कि तुम्हें अपना ब्लड एसेंस साझा करने में कोई आपत्ति न हो, सियरा ने ड्रिंक की चुस्की लेते हुए कहा। अब लुसिंडा को संदेह होने लगा कि सियरा उसे रोकने और उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके पास आई है। सियरा को लुसिंडा के पास भेजने के बाद ईदान, अरेबेल और एस्मा लुसिंडा की निजी नौकरानी के कमरे में रुके, जो अपने बिस्तर पर शांति से सो रही थी। यद्यपि सियरा ने जाने से पहले पूरे कमरे पर एक जादू कर दिया था, फिर भी इमारत के अन्य निवासियों का ध्यान आकर्षित करने के डर से तीनों चुपचाप बैठे रहे। तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारी योजना है? क्या हम इसे क्रूर कहें? एस्मा ने आत्मा बल की मदद से ईदान से पूछा। वो अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये जोड़ा हीरो के संबंध में क्या कर रहा है। दरअसल उनकी योजना की तुलना में एस्मा दयालुता की प्रतिमूर्ति लग रही थी। वो बस औषधियाँ बनाती और बेचती थी। एस्मा ने कभी किसी को जबरदस्ती नहीं पिलाई और ना ही खुद कभी नशीली दवाइयाँ ली। ईदान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खुद भी थोड़ी देर और हिचकिचाया। पहले जब ये विचार मन में आया तो ईदान को लगा कि ये बहुत क्रूर है और वो इस हद तक नहीं गिरेगा, लेकिन हीरो के कार्यों के बारे में और जानने के बाद उसने एक निर्णय लिया और इस योजना को अंजाम देने का निश्चय कर लिया। लेकिन अब जबकि उन्होंने इसे कार्यान्वित करना शुरू कर दिया था तो ईदान को इस पर संदेह होने लगा। इसमें कुछ भी क्रूर नहीं है, एरेबेल मानसिक संपर्क का उपयोग करते हुए ईदान के पक्ष में खड़े होकर कहा। जब ईदान ने अपनी योजना एरेबेल को बताई तो वो बहुत हैरान हुई। पहले तो उसने उसे थोड़ा डर कर देखा, फिर उसे समझ आ गया कि ईदान ने ऐसा क्यों सोचा और उसने उसका पूरा साथ दिया। निर्णय लेने के बाद उन्होंने अगले दिन का इंतजार किए बिना तुरंत काम शुरू कर दिया। जोड़े ने उस पल का फायदा उठाने का फैसला किया, इससे पहले कि हीरो को एहसास हो कि उसने किसे नाराज किया है और उसे उन परफेक्ट डॉपलगैंगर्स के अस्तित्व के बारे में पता चल जाए जिन्हें उन्होंने वश में कर लिया था। न केवल ईदान और एरेबेल बल्कि नेमो और यूलिया को भी यकीन था कि रातों रात उनके बारे में सारी जानकारी पूरे शहर में फैल जाएगी, जिसमें डॉपलगैंगर्स के बारे में जानकारी भी शामिल होगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही डॉपलगैंगर्स के जंगल में अपने अस्तित्व का खुलासा कर दिया था। एरेबेल को जल्द ही सियरा से एक संदेश मिला, जिसने क्रिस्टा के बारे में लुसिंडा से प्राप्त जानकारी उसके साथ साझा की। अफवाहें सच निकली, एरेबेल ने बाकी खबर साझा करते हुए कहा। वाह, तो फिर उसे शुरू करने दो, ईदान ने कहा। एरेबेल ने सिर हिलाया और मानसिक संपर्क के जरिए अपनी हमशक्ल को काम करने का आदेश दिया। सौभाग्य से वो हमशक्ल पास ही थी और मानसिक संवाद के लिए उपलब्ध थी। जानती हो, मुझे तुम तीनों से ईर्ष्या होती है। तुमने इन हमशक्लों के साथ अनुबंध कैसे कर लिया? निषिद्ध क्षेत्र के बाहर एक साथ 3 परफेक्ट हमशक्लों को देखकर उसे सचमुच बहुत आश्चर्य हुआ। खासकर ये देखकर हैरानी हुई कि ये तीनों ना तो जंगली थे और ना ही शरारती। हालांकि उनके चेहरों पर हमेशा मुस्कान रहती थी, फिर भी वो बिना किसी सवाल के उस जोड़े और एल्फ की आज्ञा का पालन करते थे।
आज की पूरी योजना डॉपलगैंगर्स की क्षमताओं पर निर्भर थी। एस्मा को यकीन था कि अगर डॉपलगैंगर्स इस इमारत में किसी का भेष धारण कर लें तो हीरो भी उन्हें तुरंत पहचान नहीं पाएगा। बस किस्मत अच्छी है, ईदान ने जवाब दिया। कैसा चल रहा है? बेरा, वो अभिनय करना शुरू कर रही है, एरेबेल ने घोषणा की। आज जब एरेबेल ने अपनी हमशक्ल को एस्मी को दिखाने के लिए बुलाया तो उसने उसका नाम बेरा रखा। एरेबेल की मिसाल पर चलते हुए ईदान ने भी अपने हमशक्ल का नाम नेड रखने का फैसला किया। जब बेरा लुसिंडा की निजी नौकरानी बनकर हीरो के पास पहुंची तब ईवा और नेड इमारत के दूसरे हिस्से में अपना काम कर रहे थे। नीमो और यूलिया ने हीरो के खिलाफ इस अचानक हुए ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया। दंपत्ति ने उनसे अपने कमरों में ही रहने और समय समय पर एडवेंचरस गिल्ड की लॉबी में आकर दूसरों का ध्यान भटकाने को कहा। जाने से पहले ईदान और एरेबेल अपने साथ यूलिया के हमशक्ल को ले गए, जो बहुत पहले ही शहर में आ चुका था और बाहर उनका इंतजार कर रहा था। उसकी उपस्थिति ने यूलिया को अपनी क्षमताओं पर भरोसा दिलाया, क्योंकि वो हमशक्ल डायमंड रैंक के प्राणियों की क्षमताओं की नकल कर सकता था और ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद भी कर सकता था। हीरो कहाँ है? एरेबेल ने एस्मा से पूछा। डायमंड रैंक की वालकरी के रूप में एस्मा ने अपनी आत्मा शक्ति को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया और एक बड़े क्षेत्र को कवर किया। वो हीरो ने अभी स्नान किया और इस समय वो अपने कमरे में कई नौकरानियों के साथ मौज मस्ती कर रहा है। एस्मा ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, उसे जरा भी शर्म नहीं आई। एस्मा की ये बात सुनकर एरेबेल थोड़ी शर्मिंदा हुई और उसे सवालिया निगाहों से देखने लगी, लेकिन मुझे एस्मा में कोई भावनाएं नजर नहीं आई। क्या? एस्मा ने एरेबेल को देखते हुए पूछा। तुम्हें ये देखकर कोई परेशानी नहीं होती? नहीं, एस्मा ने शांति से जवाब दिया। ओह, वो तो पहले से ही वहां है। इस समय तक एरेबेल का हमशक्ल हीरो के कमरे में पहुंच गया था। एरेबेल और ईदान सांस रोककर प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक एस्मा चिल्लाई, हाँ, क्या बकवास है, और चुप हो गई। कुछ मिनट की चुप्पी और अवलोकन के बाद वो चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ उस जोड़े को घूरने लगे। एस्मा उनसे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन फिर उसने अपना मन बदल लिया और चुप रहने का निर्णय लिया। चलो, उसने पुकारते हुए कमरे से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। ईदान और एरेबेल ने एक दूसरे को देखा, उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ था और वे एस्मा के पीछे चल पड़े। वे जल्दी ही हीरो के कमरे में पहुंच गए, जिसका दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से किसी आदमी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि हीरो बिस्तर पर बंधा पड़ा है। हाथों में मोमबत्तियां लिए एक दासी उसकी पीठ पर गरम मोम टपका रही थी और बीच बीच में नायक के नंगे नितंबों पर पवित्र छड़ी से मार रही थी। नायक इस दृश्य का आनंद ले रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? ये दृश्य देखकर अचंभित हुई एरेबेल ने मन ही मन पूछा। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली ताकि कुछ सुनाई न दे। जिन अन्य नौकरानियों का जिक्र एस्मा ने किया था वे जा चुकी थी। केवल लुसिंडा की निजी नौकरानी क्रिस्टा ही हीरो का मजाक उड़ा रही थी। बेशक ये असली क्रिस्टा नहीं थी, बल्कि एरेबेल की हमशक्ल थी। ऐसा लगता है यहाँ कई कारकों ने भूमिका निभाई। पहला डॉपलगैंगर की चंचलता और दूसरा लुसिंडा की निजी नौकरानी के प्रति हीरो की भेद्यता। जब डॉपलगैंगर ने अपने मालिक को देखा तो उसने अंगूठा दिखाया, जिससे ये पता चला कि उसने कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देखकर ईदान की दाहिनी आंख फड़कने लगी। डॉपलगैंगर ने कुछ ज्यादा ही कर दिया, लेकिन उसकी हरकतें त्रुटिहीन थी। हाथों में एक छड़ी लिए डॉपलगैंगर एरेबेल के सामने प्रकट हुई और उसे अपने मालिक की ओर खींच लिया। एरेबेल ने बिना समय गवाए छड़ी को पकड़ लिया और उसे भंडारण स्थान में भेज दिया। जैसे ही कर्मचारी गायब हुआ, पवित्र छड़ी से संपर्क अचानक से खोने के बाद हीरो को अंततः होश आ गया। जहां हीरो हैरान था, वहीं दंपत्ति आश्चर्यचकित थे। ये सब बहुत आसान था। उनकी सोची समझी योजना का क्या हुआ? डॉपलगैंगर का काम था हीरो को एक विशेष औषधि देना जो उसे थोड़ा कमजोर कर दे। फिर एस्मा को एक करतब दिखाना था और हीरो को पवित्र छड़ी यूज करने के लिए मजबूर करना था। इस समय दंपत्ति ने छड़ी को अपने कब्जे में लेना, उसे अलग करना और हीरो से निपटने की योजना बनाई थी। लेकिन इसके बजाय एरेबेल के डॉपलगैंगर ने अकेले ही सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे कर लिए। बेशक डॉपलगैंगर मूर्ख नहीं था। बेरा जानती थी कि उसके मालिक क्या चाहते हैं और उनका लक्ष्य क्या है। इसलिए जब बेरा हीरो से मिली और उसे पता चला कि हीरो किस महिला का किरदार निभाने वाले के प्रति उसकी कमजोरी क्या है, तो बेरा ने चतुराई दिखाई और सभी काम खुद ही पूरे कर लिए, जिससे उनकी योजना आसान हो गई। डिंग, पवित्र हथियारों में से एक पवित्र दंड को 2 दिन के भीतर अपने हाथों में लेने का कार्य पूरा किया गया। इस कार्य को पूरा करने का पुरस्कार ट्रेड फंक्शन के माध्यम से सीधे सुप्रीम ब्लैकस्मिथ सिस्टम में हथियार या कवच बनाने के लिए व्यक्तिगत ऑर्डर देने की क्षमता को अनलॉक करना है। ट्रेड फंक्शन के लिए एक अतिरिक्त सब फंक्शन व्यक्तिगत ऑर्डर खोल दिया गया है। नियुक्ति की पुष्टि प्राप्त करने के बाद भी दंपत्ति को विश्वास नहीं हो रहा था। बस ये तो बहुत सरल निकला। पुष्टि करने के लिए दंपत्ति ने तुरंत व्यक्तिगत ऑर्डर सब फंक्शन खोला। एक नए अवसर की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कीमत देखी तो उन्होंने इसे तुरंत बंद कर दिया। धत्तेरी की, दोनों ने एक साथ गालियां दी। कीमतें तो कमाल की थीं। उन्होंने जो सबसे सस्ता देखा उसकी कीमत 25,000 सिस्टम पॉइंट्स थी।
जैसे ही दंपत्ति ने सिस्टम को कोसा, सिस्टम ने पुनः अपनी नीरस आवाज में बोलना शुरू कर दिया। डिंग। सुप्रीम ब्लैकस्मिथ सिस्टम ने पवित्र कर्मचारी के प्रारंभिक निरीक्षण के बाद बाकी पवित्र हथियारों में कुछ रुचि दिखाई है और आपको एक व्यक्तिगत कार्य दिया है। विश्लेषण के लिए बाकी पवित्र हथियार प्राप्त करने के लिए 1/7। इनाम यह है कि सुप्रीम ब्लैकस्मिथ सिस्टम कार्य पूरा करने पर मेज़बान के लिए एक विशेष रूप से निर्मित व्यक्तिगत पवित्र हथियार बनाने का अवसर मिलेगा। डिंग। पवित्र कर्मचारी का विश्लेषण 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा और इसे वापस कर दिया जाएगा। 00:59। सिस्टम के शब्दों के तुरंत बाद एक टाइमर प्रकट हुआ जो अंतिम समय की गणना करता था।